ऐसे लोग हैं जो दलितों के नाम पर रोटी सेकते हैं, राजनीति करते हैं। उन्होंने जब सत्ता उनके हाथ में रही, उन्होंने कभी भी दलितों का नहीं सोचा और दलितों की इस तरह से उपेक्षा की, उत्पीड़न जिस तरह से होता रहा वो देखने वाला है। मैंने बहुत निष्पक्षता के साथ, मेरे सामने आज तक किसी ने नहीं कहा कि आयोग के कार्य प्रणाली में हमने कहीं भी भेदभाव किसी के साथ किया। मैं हरियाणा में गया हूँ, हरियाणा में हमने सख्त से सख्त कहा, मिर्चपुर कांड में किस तरह से हमने कार्रवाई कराई, ये सब पूरा देश के सामने, समाज के सामने। हमने आंध्र प्रदेश में जब हुआ तो वहाँ पर कार्रवाई कराई। उड़ीसा में मैं गया, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो हमने तो वहीं भी गए। मैं राजस्थान में गया, भांवरी देवी के बारे में सबसे पहले मैं आवाज़ उठाने वाला था। हमने कहा कि जो मढेना मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको ड्रॉप किया जाना चाहिए। मैंने चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री जी को कि इनको कैबिनेट से आप हटाइए, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और कार्रवाई करिए। तो मेरे सामने समाज सबसे पहले है, राजनीति मेरे बाद में है। अगर समाज की खातिर मुझे राजनीति से तिलांजलि देनी पड़ेगी तो मैं उसको प्रेफर करूंगा। इसलिए मेरे ऊपर ये आरोप कोई नहीं लगा सकता कि दलितों का योजनाओं को लेके कोई राजनीति कर रहा हूँ, बिल्कुल ये सरासर गलत है। एक और विरोधाभास लगता है, लंबे समय तक आप मायावती जब मुख्यमंत्री थी यूपी में तो आप उनके प्रमुख सचिव रहे, जब राजनीति की राह चुनी तो क्यों मायावती से अलग हो गए? देखिए, मायावती जी का 3 बार प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री था और 1 बार मुलायम सिंह यादव जी का भी प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री था। वो मेरी तैनाती थी, मैं एक सरकारी अधिकारी था। सरकारी अधिकारी के नाते अपनी तैनाती खुद नहीं करता, अपने विवेक से वो काम नहीं करता। जहाँ तैनाती होगी वहाँ पर उस पद की जो रिक्वायरमेंट उस हिसाब से काम करता है। तो जब सेवानिवृत्ति होने के बाद मुझे अपनी स्वेच्छा से निर्णय लेना हुआ तो जाहिर है कि मैं अपनी पसंद की पार्टी उसी को ज्वाइन करूँगा। मुलायम सिंह यादव जी रहे, उनके साथ भी रहा, मायावती के साथ भी रहा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सबको सम्मान मिलता है, स्वाभिमान मिलता है और ख़ास तौर से दलित समाज के लिए विशेष रूप से हमदर्दी रखते हैं। और आज तक जितना भी अगर कुछ हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के द्वारा हुआ है दलित उत्थान में। लेकिन आपको लगता है कि मायावती जी वाकई दलितों के हितैषी नहीं है? मैं तो बार बार कहता हूँ, जब वो मुख्यमंत्री थे तब कहता था। मेरे कहने पर मेरे जब आवाज़ उठाई गई तो कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन का प्रोटोकॉल ख़त्म कर दिया जाए, उनको गेस्ट हाउस में कोई जगह नहीं मिलेगी, उनको कोई अधिकारी नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि मैं इस अपने ज़िले में जहाँ सांसद हूँ बाराबंकी, वहाँ मैंने मीटिंग रखी तो डीएम एसपी को वहाँ अपने यहाँ बुला लिया, कहा कि ये मीटिंग में नहीं जाएंगे। लेकिन पुनिया साहब, आप लाख दलीलें दें, लेकिन हकीकत यही है जो वोट बैंक की राजनीति में देखने को मिलती है जब भी मतदान होता है कि दलित आपके साथ नहीं, आपकी पार्टी के साथ नहीं, मायावती जी के साथ चला जाता है। देखिए, आप सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बाकी प्रदेशों में दलित कांग्रेस पार्टी के साथ में है। मायावती को कहीं से भी एक भी सीट नहीं जीतती है। अगर उनको कहीं वो फॉलोइंग होती तो वहाँ से भी होती। जहाँ उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में इनके 5 साल में दलितों को इतनी तरह से धोया है कि दलितों की आंखें अब खुल गई है। दलित पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ में, अब वो मायावती को अपना नेता नहीं मानता है। पुनिया साहब, थोड़े आपके गृह राज्य उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में बात करेंगे। विधानसभा के चुनाव हुए, 3 महीने में भी फील्ड में था बतौर संवाददाता रिपोर्टिंग करने के लिए। आपसे भी मेरी मुलाकात हुई कई जगह, लंबे चौड़े आपने वायदे मुझसे भी किए थे कि चाहे कुछ भी हो, रिजल्ट जब आएगा तो कांग्रेस इस बार नंबर 1 होगी। लेकिन कांग्रेस फिर वही 22 सीट पर सिमट के रह गई, क्यों? बहुजन समाज पार्टी का जिस तरह से काम रहा, जनता उनसे आजीज आ चुकी थी और उनसे छुटकारा पाना चाहती थी। किसी भी हालत में बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए, ये उन्होंने निर्णय किया था। और शुरू में देखा कि कांग्रेस पार्टी सबसे ठीक है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान में किस तरह से भ्रष्टाचार, जिस तरह से गुंडागर्दी थी, उससे आजीज होकर सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ रुझान था। लेकिन धीरे धीरे जो ही चुनाव प्रचार आगे बढ़ा, समाजवादी पार्टी ने अपना चुनाव एजेंडा
जो घोषणा पत्र जारी किया और उसमें तरह तरह के वादे किए। ख़ास तौर से नौजवानों के लिए कहा कि हम बेरोज़गारी भत्ता देंगे और किसानों के लिए कहा कि 50,000 तक के हम कर्जे माफ़ कर देंगे, पूरी बिजली माफ़ कर देंगे, पानी खेती के लिए जितने वापासी है पानी वो माफ़ कर देंगे, जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको 18% आरक्षण दे देंगे। ये सब वादे किए और जब देखा धीरे धीरे आगे बढ़ा और राहुल जी ने भी कहा, जगह जगह कहते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी इस तरह से बेतुके वादे कर रही है, तो उससे उनको एक्सपोज तो कम हुआ बल्कि उनका प्रचार हो गया। पुनिया जी, एक महत्वपूर्ण बात आपने कही, राहुल गांधी जी का जिक्र किया, इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी जी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। राष्ट्रीय स्तर के नेता होने के बावजूद विधानसभा स्तर के चुनाव में हर विधानसभा क्षेत्र में लगभग वे गए। बावजूद इसके जो आपकी पार्टी के अन्य नेता थे, गुटबाजी इतनी चरम पर रही कि पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। अगर मैं खुद आपकी बात करूं, बाराबंकी की बात करूं, बाराबंकी में आपकी और बेनी प्रसाद वर्मा जी की लड़ाई जग जाहिर रही। नहीं, कोई लड़ाई नहीं, आज भी कोई लड़ाई नहीं, उसमें भी कोई लड़ाई नहीं, जमकर बयानबाजी हुई। नहीं, कोई बयानबाजी नहीं। हमने तो हमेशा कहा कि बेनी प्रसाद वर्मा जी, मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि बेनी प्रसाद वर्मा जी ने आपके लिए कहा कि पंजाब से आए हैं, बाहरी हैं, क्या नहीं कहा था? अब वो किस परिप्रेक्ष्य में कहा है वो अलग बात है, लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए, मैं बाराबंकी में घर बना के रहता हूँ, सिर्फ वहीं रहता हूँ, वहीं का वोटर हूँ, वहीं मैंने वोट डाला, वहीं वोट डाला और जितना मैं क्षेत्र में। यह है कि क्या आपको लगता है कि ऐसी बयानबाजी से पार्टी को नुकसान होता है? देखिए, देश के नेता और प्रदेश के नेता राहुल गांधी जनता देखती है और किसी को नहीं। हम लोग तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता की हैसियत से जो काम दिया जाता है उसमें लगे रहते हैं। जो कोई भी अगर अहमियत देनी हो तो राहुल जी के बयान को दें। राहुल जी ने जो काम किया वो किया, वो जमीरी नेता हैं। आपने 2014 के लोकसभा के आम चुनावों की बात की, क्या होगा 2014 में? हर मोर्चे पर तो आप लोग घिरे पड़े हैं, चाहे महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, आतंकवाद हो। आतंकवाद में कोई देश में कोई घटना नहीं हुई, बहुत पूरी तरह से नियंत्रण में है। महंगाई का जहाँ तक सवाल है, पूरी दुनिया में कौन सा ऐसे देश है जो किससे ग्रसित नहीं है? जब ग्लोबल इकोनॉमी है और हिंदुस्तान उसका एक हिस्सा है, तो ये नहीं कह सकते कि ये पॉकेट अलग रहे और पूरे हिंदुस्तान भर में सारे देशों में महंगाई होती रहे, रिसेशन होता रहे, ग्रोथ कम हो जाए। चाइना जिसको इकोनॉमिक जाइंट माना जाता है वो तक तो ग्रसित है, उनका ग्रोथ रेट आधा रह गया है। भाई हमारा भी ये समझिए कि 8.5-9% था, 9% से हम 6.5% रह गए, तो आधे से तो ज़्यादा है, 2/3 तो हमने मेंटेन किया है। भ्रष्टाचार के सवाल पर क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार में तो सबसे ज़्यादा कार्रवाई हम ही ने की है। यूपीए सरकार ने जितने दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की उसने किसी नहीं की आज तक। कार्रवाई तो तभी होती है जब सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में इंटरफियर करता है। देख, सुप्रीम कोर्ट भी उनका अपना अधिकार है, लेकिन वो हमारा अधिकार थोड़ी छीन के वो ले सकते हैं। सीबीआई का अधिकार कोई सुप्रीम कोर्ट थोड़ी छीन सकता है। वो अपनी ऑब्जर्वेशन देते हैं, कोई जजमेंट या फैसला नहीं सुनाते, अपनी ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप अगर कोई लगाता है तो सरासर गलत है। हमारा नेतृत्व देखिए, हमारा नेतृत्व कभी बर्दाश्त करेगा जहाँ जहाँ भी कोई भ्रष्टाचार होगा। आज हमारे नेतृत्व, जो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है, जो यूपीए का नेतृत्व है, उसमें बेदाग है, आज तक कभी उस पर उंगली नहीं उठी है। कोल ब्लॉक आवंटन के मुद्दे पर पूरा संसद सत्र निकल गया, संसद चल नहीं पाई। कोल ब्लॉक का आवंटन कानून के तहत माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट उसके अंतर्गत हुआ कि जो पहले आएगा वो पहले आवंटन पाएगा। उसकी प्रक्रिया निर्धारित की, उसके हिसाब से चलता रहा। एनडीए की सरकार में भी चला और यूपीए की सरकार में भी हुआ। अगर उसमें परिवर्तन होगा, कानून में परिवर्तन होगा। कानून में परिवर्तन जब हुआ उसके बाद लागू हो गया। ये अलग बात है कि उसकी प्रक्रिया है। पहले कहा कि साहब वो दूसरे एक्ट में कोल नेशनलाइजेशन एक्ट है, कोल माइंस नेशनलाइज एक्ट है, उसमें संशोधन होगा। फिर ये होगा कि नहीं, प्रोसीजर तो हमारा MMDR एक्ट में है, तो MMDR एक्ट का संशोधन होना चाहिए। बीच में एक ने लिख दिया नहीं, ये प्रशासनिक इंस्ट्रक्शन से हो सकता है। फिर उनसे पूछा गया, आपने प्रशासनिक इंस्ट्रक्शन बताया, पहले कहा कानून में संशोधन होना चाहिए, तो इसमें कौन सही है?
फिर कहा कि नहीं, जो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है उसके अंतर्गत होना चाहिए। तो इस प्रक्रिया में तो समय ही लगेगा। जब समय लग के कानून में संशोधन लगा तो इसकी प्रक्रिया बदल दी गई, तो इसमें गलत क्या हुआ? अब कानून के खिलाफ आप समझते, कानून के खिलाफ हम करते, हम कहेंगे कि ये इन्होंने क्यों नहीं किया, एनडीए की सरकार ने क्यों नहीं किया, जो आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, उन्होंने नहीं किया, वो कहेंगे कि भाई कानून नहीं था। अब आज तब उस बीच में भी कानून नहीं था। जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और कार्रवाई करने में हमको पीछे नहीं रहते। आखिरी में संक्षेप में जानना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि 2014 में यूपीए 3 आप लोग बना पाएंगे? आज जितने सदस्य हैं लोकसभा में, उससे कहीं ज़्यादा से जीत के हम आएंगे। यूपीए 3 की सरकार बनेगी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया पुनिया साहब दूरदर्शन से इस बेबाक बातचीत के लिए। तो ये थे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया जी, जिनका दावा है कि 2014 में एक बार फिर ये राहुल गांधी के नेतृत्व में यूपीए 3 के गठन में कामयाबी हासिल करेंगे। अब देखना होगा कि 2014 के आम चुनाव में जनता का जनादेश क्या होता है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक दूरदर्शन की हमारी इस पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।